हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? सर्वे भवन्तु सुखिनः की अभिलाषा रखते हुए आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक मार्गेंथाउ के यथार्थवादी सिद्धांत से संबंधित टॉपिक है। पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जामिनेशंस में इससे संबंधित क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे मार्गेंथाउ द्वारा प्रतिपादित यथार्थवादी सिद्धांतों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, या मार्गेंथाउ के यथार्थवादी सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन को आप रेलेवेंट तरीके से तभी लिख सकते हैं जबकि आपको इसके संदर्भ में रेलेवेंट नॉलेज हो। अतः पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड मोटिवेट चैनल for new updates. It will be beneficial for you. You are most welcome for your suggestions and comments for teaching learning perspective. मार्गेंथाउ का यथार्थवादी सिद्धांत क्या है? वास्तव में यह सिद्धांत शक्ति से संबंधित सिद्धांत है, या ये कहें कि शक्ति को इसमें प्रमुख माना जाता है। यहाँ पर मैं आपको रिकॉल कराना चाहूँ कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी सिद्धांत के संदर्भ में मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं। अतः यदि आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करना चाहें तो उनको अवश्य देखें। बट इन नटशेल आपको मैं बता दूं कि वर्तमान संदर्भों में यथार्थवादी दृष्टिकोण यह सिद्धांत के प्रतिपादक वास्तव में मार्गेंथाउ माने जाते हैं। अतः यदि एग्जामिनेशंस में पूछ लिया जाता है कि यथार्थवादी सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, रियलिस्टिक थ्योरी क्या है, या मार्गेंथाउ का यथार्थवादी सिद्धांत क्या है, तो वास्तव में आपको इसका आंसर मार्गेंथाउ के द्वारा प्रतिपादित विचारों के सिनेरियो में ही देना होगा। यहाँ पर ये बात ध्यान रखने योग्य है कि वास्तव में कि यथार्थवादी सिद्धांत को शक्ति सिद्धांत भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इस सिद्धांत की विवेचना वास्तव में शक्ति के आधार पर ही की जाती है तथा इसमें शक्ति को ही प्रमुख माना जाता है। यह सिद्धांत आदर्शवादी सिद्धांत का विरोधी सिद्धांत है क्योंकि यथार्थ पर आधारित है। इस सिद्धांत के अंतर्गत ऐसा माना जाता है कि अच्छाई, बुराई, बुद्धि, लालसा, जीवन मृत्यु तथा शक्ति और युद्ध के मध्य अविरल संघर्ष चलता रहता है, क्योंकि मनुष्य वास्तव में एक ऐसा विवेक युक्त प्राणी है जो कि अपने सभी कार्यों को अपने स्वार्थ को या अपने हित को दृष्टि में रखते हुए करता है। अतः इस सिद्धांत के अंतर्गत ऐसा माना गया है कि संघर्ष का मुख्य कारण मनुष्य का स्वार्थ, लिप्सा, लालसा तथा शक्ति को प्राप्त करने की आकांक्षा है। अतः कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राजनीतिक यथार्थवाद यानी पॉलिटिकल रियलिज्म को समर्थन प्राप्त करने का या समर्थन देने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो वह हैंस जे मार्गेंथाउ को प्राप्त है, क्योंकि 18वीं-19वीं शताब्दी में वास्तव में लोग पॉलिटिकल रियलिज्म से परिचित तो थे, किंतु अंतर्राष्ट्रीय जगत में इस सिद्धांत की रूपरेखा मार्गेंथाउ ने उस समय, या ये कहें कि 1945 के पश्चात उस समय की, जबकि विश्व के समक्ष कई नवीन अवधारणाओं का जन्म हो रहा था। ऐसे समय में या ये कहें कि विभिन्न अवधारणाओं के मध्य मार्गेंथाउ ने यथार्थवादी सिद्धांत का परिचय दिया तथा इसकी गहनता से अवगत कराया। यही कारण है कि मार्गेंथाउ को इस सिद्धांत का प्रणेता या प्रवर्तक कहा जाता है। इसके अतिरिक्त ये तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विद्वानों ने हमेशा दो दृष्टिकोण को आवश्यक माना है या इसके संदर्भ में चर्चा की है, जिनमें से एक है आदर्शवादी दृष्टिकोण तथा दूसरा है यथार्थवादी दृष्टिकोण। और यथार्थवादी दृष्टिकोण में जो भी निष्कर्ष लिए जाते हैं या निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उन सभी निर्णयों को वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है। स्टूडेंट्स, मार्गेंथाउ ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स एमंग नेशंस में इस थ्योरी को डिस्क्राइब किया। यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि पॉलिटिक्स एमंग नेशंस जो उनकी पुस्तक है, इसमें उन्होंने अपने यथार्थवादी विचारों को व्यक्त किया तथा मार्गेंथाउ ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संचालन वास्तव में कोरे सिद्धांतों एवं आदर्शों द्वारा नहीं होता, बल्कि राज्य कठोर यथार्थवादी नियमों का पालन करते हैं। यथार्थवादी नियम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संचालन करते हैं। अतः मार्गेंथाउ के शक्ति सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के राष्ट्रीय हित की दृष्टि से भी देखा जाता है तथा शक्ति के संदर्भ में ही इसको देखा परखा जाता है, इसका मूल्यांकन किया जाता है। कहने का अभिप्राय है कि मार्गेंथाउ ऐसा मानते थे कि यथार्थ का संचालन वास्तव में केवल कोरे आदर्शों के द्वारा नहीं हो सकता, इसमें यथार्थवादी दृष्टिकोण की आवश्यकता पड़ती है। अतः यदि राष्ट्र की शक्ति, राष्ट्र के हित
को देखना समझना है तो यथार्थवादी आधार पर ही निर्णय लिया जाना चाहिए। मार्गिनथाउ के यथार्थवादी सिद्धांत को वास्तव में इतना जन समर्थन प्राप्त हुआ कि मार्गिनथाउ और यथार्थवाद एक दूसरे के पर्यायवाची माने जाने लगे, या ये कहें कि समानार्थी बन गए, तथा इनके इसी विचार का समर्थन अन्य विद्वानों ने भी कहा, या ये कहें कि अन्य विद्वानों ने इस संदर्भ में कहा कि राज्य के 3 प्रमुख लक्ष्य हैं: शक्ति का प्रसार करना, कहने का अभिप्राय है कि शक्ति को हासिल करना, शक्ति का प्रसार करना तथा शक्ति का प्रदर्शन करना इत्यादि। मार्गिनथाउ के यथार्थवादी नियम या सिद्धांत के संदर्भ में डिस्कस करें तो उन्होंने 6 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। इसमें जो प्रथम सिद्धांत है वह यह है कि राजनीति मानव स्वभाव पर आधारित है, यानी इन्होंने राजनीति को मानव स्वभाव पर आधारित माना है। चूँकि यथार्थवादी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मार्गिनथाउ ने मनुष्य के स्वभाव को लालसा एवं विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं से युक्त माना है तथा मानव के स्वभाव के संदर्भ में स्वार्थ के तत्व को प्रमुख माना है। अतः मार्गिनथाउ का ऐसा मानना है कि राजनीति का संचालन वास्तव में नैतिकता एवं आदर्शों के द्वारा नहीं किया जा सकता। इसमें सर्वाधिक प्रभाव डालने वाला यदि कोई तत्व है तो वह मानव स्वभाव है, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो या राष्ट्रीय राजनीति ही क्यों न हो। मार्गिनथाउ ने कहा है कि संसार में अनेक परिवर्तनों तथा भौतिक विकास के बाद भी मानव स्वभाव नहीं बदला है। यही कारण है कि मानव स्वभाव के सही चित्रण पर आधारित सिद्धांत नहीं बदले जा सकते। कोई सिद्धांत इसलिए गलत नहीं हो जाता है क्योंकि वह प्राचीन हो गया है, वरन उसको परखने के लिए विवेक एवं अनुभव की आवश्यकता होती है, ऐसा इन्होंने माना है। कहने का अभिप्राय है मार्गिनथाउ का ऐसा मत है कि कोई भी सिद्धांत कितना भी प्राचीन हो जाए, चूंकि मानव का स्वभाव नित्य परिवर्तनशील है, उसमें स्वार्थ की या लालसा का जो तत्व है वह प्रमुख है। अतः किसी भी सिद्धांत को परखने की जो कसौटी है वो विवेक एवं अनुभव पर आधारित होनी चाहिए, और यही कारण है कि राजनीति एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कहीं न कहीं मानव स्वभाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मार्गिनथाउ के द्वारा प्रतिपादित जो अगला सिद्धांत है यथार्थवाद के संदर्भ में, या ये कहें कि यथार्थवादी जो सिद्धांत है वह राष्ट्रीय हित शक्ति पर आधारित है, ऐसा मार्गिनथाउ मानते हैं। इन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय हित में शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रत्येक राष्ट्र राष्ट्रीय हित को चाहता है और राष्ट्रीय हित के लिए सुरक्षा एवं विवेक की आवश्यकता होती है तथा सुरक्षा वास्तव में शक्ति के माध्यम से ही संभव होती है। मार्गिनथाउ अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स एमंग नेशंस में लिखते हैं कि संसार में राष्ट्रीय हित राज्यों की विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य रहता है, और राष्ट्रीय हित की जो पूर्ति है वह वास्तव में शक्ति के माध्यम से ही संभव हो सकती है। इसका कोई नैतिक विकल्प नहीं है। मार्गिनथाउ ने आगे कहा कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रयास करता है, या ये कहें कि शक्ति और प्रभाव को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील होता है। यही कारण है कि उस राष्ट्र को भली भांति पता रहता है कि राष्ट्रीय हित बिना शक्ति के, बिना प्रभाव के संभव नहीं है। अतः राष्ट्रों के लिए अपने अस्तित्व की रक्षा और राष्ट्रीय हित प्रमुख विषय होता है। यहाँ तक कि मार्गिनथाउ ने मानवीय मनोविज्ञान का वर्णन भी इसमें कर दिया, या ये कहें कि उन्होंने ह्यूमन बिहेव को, ह्यूमन टेंडेंसी को भी इसमें डिफाइन किया तथा कहा कि राजनेता कितनी भी प्रभावशाली वेशभूषा अपनाएं, विभिन्न भाषाएं बोलें तथा अलग अलग शैली को अपनाएं, इसका मुख्य उद्देश्य या मूल उद्देश्य यही रहता है कि किस तरह से अधिक शक्ति को प्राप्त किया जा सके तथा राष्ट्रीय हित को मेंटेन किया जा सके, या ये कहें कि राष्ट्रीय हित की रक्षा की जा सके। मार्गिनथाउ के यथार्थवादी सिद्धांत का जो अगला चरण है, या ये कहें कि तृतीय सिद्धांत है, वह राष्ट्रीय हित गतिशील है, ऐसा मानते हैं। कहने का अभिप्राय है कि इसमें ये राष्ट्र हित को परिवर्तनशील मानते हैं। मार्गिनथाउ ने यथार्थवाद के संदर्भ में कहा है कि राष्ट्रीय हित वास्तव में एक गतिशील संकल्पना है तथा इसका कोई निश्चित या निर्धारित तथा अपरिवर्तनीय अर्थ नहीं होता है। राष्ट्रीय हित निरंतर परिवर्तनशील होता है। देश, काल, वस्तु, परिस्थिति, दशा एवं दिशा के अनुसार वास्तव में राष्ट्रीय हित की जो अवधारणा है वो बदलती रहती है। अतः एक देश के द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रीय हित वास्तव में दूसरे देश का विषय नहीं बन सकता है, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र की
वस्तु, परिस्थिति, देश काल, दशा एवं दिशा अलग अलग होती है, अतः उनके राष्ट्रीय हित भी उनकी आवश्यकता के अनुसार नित्य परिवर्तनशील होते हैं, या ये कहें कि बदलते रहते हैं। अतः इन्होंने जो राष्ट्रीय हित की अवधारणा है उसे परिवर्तनशील माना है। इसी तरह से मार्गेंथाउ ने नैतिकता की जो परिभाषा है, या ये कहें कि नैतिकता का जो कंसेप्ट है उसको भी परिवर्तनशील माना है, या ये कहें कि उसके कंसेप्ट में सुधार की आवश्यकता मानी है। और यही कारण है कि जो अगला सिद्धांत है वह नैतिकता से संबंधित है, किंतु इसका जो मुख्य हेडिंग है वो ये होगा कि नैतिकता में संशोधन आवश्यक, क्योंकि मार्गेंथाउ ने नैतिकता में संशोधन को यानी सुधार को आवश्यक माना है। वे मानते हैं कि राजनीति का नैतिकता से वास्तव में कोई संबंध नहीं होता है, या ये कहें कि दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता है। यदि कोई राष्ट्र बहुत अधिक नैतिक नियमों का पालन करता है या नैतिकता के साथ चलता है तो बहुत संभव है कि उसके राष्ट्र हित की अवहेलना हो जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संचालन नैतिक नियमों के आधार पर नहीं किया जा सकता। सदैव यहाँ पर हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि मार्गेंथाउ ने नैतिकता को क्यों निगलेक्ट किया है या इसमें संशोधन क्यों आवश्यक माना है। तो इसके कंसेप्ट को और बेहतर तरीके से समझने की आवश्यकता है कि वास्तव में मार्गेंथाउ ने नैतिकता का जो तत्व है या नैतिकता के जो नियम हैं उनको आवश्यक माना है और उनको महत्वपूर्ण भी माना है, किंतु उन्होंने नैतिकता के सर्वमान्य रूप को किंचित परिवर्तित कर दिया है तथा कहा है कि वास्तव में सार्वभौमिक नैतिकता के नियम को व्यवहारिकता के आधार पर उतारा जाना चाहिए तथा सार्वभौमिक नैतिकता के नियम को ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में तथा व्यवहारिक आधारों पर तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि यथार्थवादी सिद्धांत में जो विवेक तत्व है वह प्रमुख है। अतः नैतिक नियमों का पालन निश्चित ही विवेक के आधार पर तथा उससे प्राप्त परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए, ऐसा इन्होंने माना है। क्योंकि राज्य का प्रमुख गुण अपने अस्तित्व की रक्षा करना है तथा कोई भी राज्य अपने राष्ट्रीय हित के साथ, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कर सकता है। अतः नैतिकता के नियम में किंचित संशोधन की भी आवश्यकता कही है। इसके अतिरिक्त जो 5वां सिद्धांत है उसमें मार्गेंथाउ ने कहा है कि नैतिक नियमों तथा राष्ट्रीय आकांक्षाओं में अंतर। यथार्थवादी सिद्धांत का, या ये कहें कि मार्गेंथाउ के द्वारा प्रतिपादित यथार्थवादी सिद्धांत का जो 5वां सिद्धांत है वह विश्व के नैतिक नियमों और राष्ट्र की आकांक्षाओं में भेद होता है और अपने राष्ट्रीय हितों के द्वारा वे संचालित होते हैं। चूँकि राष्ट्रीय हित प्रत्येक राष्ट्र के लिए सर्वोपरि होते हैं, अतः ऐसे में ध्यान रखना आवश्यक है कि राष्ट्र की आकांक्षा एवं नैतिक नियमों में स्पष्ट अंतर विदित हो, क्योंकि शक्ति के दुरुपयोग एवं निहित स्वार्थ के संदर्भ में यदि कोई तत्व अंकुश लगा सकता है तो वह वास्तव में नैतिकता ही है। अतः नैतिक नियमों के पालन एवं राष्ट्रीय आकांक्षा के मध्य अंतर विदित होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि एक राष्ट्र के जो भी नैतिक नियम एवं राष्ट्रीय आकांक्षा होती है वह वास्तव में सार्वभौमिक नैतिक नियमों से सर्वथा पृथक होती है, या ये कहें कि अलग होती है। अतः इन दोनों के मध्य स्पष्ट अंतर विदित होना चाहिए। मार्गेंथाउ ने अगला जो चरण माना है, या ये कहें कि यथार्थवादी सिद्धांत का अगला या 6वां नियम माना है, वह राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता से संबंधित है तथा इसके अंतर्गत उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि जिस तरह राजनीति का क्षेत्र स्वायत्तता का क्षेत्र है उसी प्रकार, या इसको और विस्तार से समझें तो जिस प्रकार आर्थिक तथा कानूनी क्षेत्र में स्वायत्तता है उसी तरह से राजनीति के क्षेत्र में भी स्वायत्तता विद्यमान है। मार्गेंथाउ ने स्पष्ट कहा है कि राजनीतिक यथार्थवाद राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता का समर्थन करता है, जैसे अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता व नीतिशास्त्री अपनी अपनी स्वायत्तता का सम्मान करते हैं। जिस तरह से अर्थशास्त्री अर्थ के संदर्भ में डिस्क्राइब करते हैं, या ये कहें कि अपने मत को अभिव्यक्त करते हैं, राजनीतिक शास्त्री उसी तरह से, या ये कहें कि जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं वे शक्ति के संदर्भ में विषय वस्तु की विवेचना करते हैं। अतः राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता का सिद्धांत इन्होंने प्रमुख माना है। मार्गेंथाउ के यथार्थवादी सिद्धांत के संदर्भ में यदि इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करें या समीक्षा करें तो इसके संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य जाने जाने चाहिए, या ये कहें कि जानने योग्य हैं। मार्गेंथाउ के यथार्थवादी सिद्धांत में शक्ति संघर्ष के तत्वों पर
आवश्यकता से अधिक जोर दिया गया है, या ये कहें कि बल दिया गया है। राज्यों की जो संपूर्ण शक्ति है वह केवल संघर्ष में ही वेस्ट नहीं होती है, या कि ये कहें कि संघर्ष या राजनीति केवल शक्ति संघर्ष का नाम नहीं है, वरन इसमें पारस्परिक सहयोग भी आवश्यक है, और ऐसा भी देखा जाता है। मानव स्वभाव का स्पष्ट चित्रण मार्गेंथाउ ने जो किया है कि वह स्वार्थी है, लालसा से युक्त है, या ये कहें कि विभिन्न प्रकार की स्वार्थपूर्ण अभिलाषाओं से युक्त है। केवल मानव स्वभाव में ऐसा ही दृष्टिगोचर नहीं होता है, वरन उसमें बहुत सारे अच्छे गुण होते हैं, जैसे प्रेम, सहयोग, सर्वधर्म संभाव, सहिष्णुता, भ्रातृत्व, समता इत्यादि भावनाएं भी उसमें पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त मार्गेंथाउ के सिद्धांत में नैतिकता के सिद्धांत की स्पष्ट अवहेलना देखी जाती है, या ये कहें कि नैतिकता को बहुत अधिक तरजीह नहीं दी गई है, ऐसा विद्वानों ने माना है, और इन्होंने सार्वभौमिक नैतिकता को प्रतिपादित किया है। वास्तव में इस संदर्भ में भी विद्वान एक मत नहीं है, तथा उन्होंने इसे पूर्ण रूप से सही नहीं माना है। इसके अतिरिक्त इसमें शक्ति के सिद्धांत का समर्थन किया गया है। वास्तव में राजनीति विज्ञान में केवल शक्ति को ही एकमात्र तत्व नहीं माना जाता है, इसके अतिरिक्त अन्य जो फैक्टर्स हैं वो भी इक्वली एसेंशियल हैं। मार्गेंथाउ ने राजनीति के संदर्भ में जो संकीर्ण चित्रण किया है, ये कहें कि राष्ट्रीय राजनीति को परिभाषित करने में जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं वे वास्तव में महाशक्तियों की आपसी प्रतिस्पर्धा एवं युद्ध को ही चित्रित करते हैं। किसी भी प्रकार की भावी विश्व सरकार की परिकल्पना उन्होंने प्रस्तुत नहीं की है। इन सभी संदर्भों को ध्यान में रखते हुए, या ये कहें कि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, विद्वानों ने ये माना है कि मार्गेंथाउ के यथार्थवादी सिद्धांत में यद्यपि कई त्रुटियां विद्यमान हैं, किंतु यह भी सत्य है कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक व्यवहारिक सिद्धांत, या ये कहें कि यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसमें उन्होंने राष्ट्रहित तथा शक्ति के सिद्धांत की भलीभांति